हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको टाइटल से ही पता लग रहा होगा कि आज हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो यूनिट 10 से, जिसमें सभी राज्यों के पीएससी के विगत वर्षों के संपूर्ण प्रश्न समाहित कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत सभी राज्यों के, जैसे राजस्थान पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, यूपीएससी आदि के विगत वर्षों के संपूर्ण प्रश्नों को समाहित करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, खाद्य अपमिश्रण की पहचान किस परीक्षण द्वारा की जाती है। ऑप्शन पहला है डिटर्जेंट टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो खाद्य अपमिश्रण की पहचान है वो किस परीक्षण द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो खाद्य अपमिश्रण की पहचान डिटर्जेंट टेस्ट द्वारा भी की जाती है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट द्वारा भी की जाती है एंड ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट द्वारा भी की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये आपको तीनों ही याद रखना है। पेपर में उपरोक्त सभी ना दे के तीन कोई और ऑप्शन दे दिया और एक ये ऑप्शन दे दिया, तो आपको तीनों याद होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसाई अधिनियम की धारा 32 किससे संबंधित है। ऑप्शन पहला है अपील प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है लाइसेंस जारी करना, तीसरा ऑप्शन है निरीक्षण एंड लास्ट ऑप्शन है खाद्य प्रयोगशाला की भूमिका। तो जो फसाई अधिनियम की धारा 32 है वो किससे संबंधित है। तो धारा 32 अपील प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसकी आपको धारा भी याद करनी आवश्यक होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक आम मिलावट है जो हल्दी में पाई जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, जो हल्दी में मिलावट पाई जाती है वो कौन सी मिलावट होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन पहला है सूडान डाई, दूसरा ऑप्शन है स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है मेटानिल येलो एंड लास्ट ऑप्शन है चॉक पाउडर। तो जो हल्दी में मिलावट होती है वो कौन सी होती है। तो इसका आंसर होगा मेटानिल एलो। क्या होगा, मेटानिल एलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसब्रांडेड फूड का क्या अर्थ है। ऑप्शन पहला है खाद्य सामग्री पर गलत या भ्रामक लेबल लगा होना, दूसरा ऑप्शन है मिलावट युक्त भोजन, तीसरा ऑप्शन है बिना लाइसेंस उत्पादित भोजन एंड लास्ट ऑप्शन है एक्सपायर खाद्य। तो जो मिसब्रांडेड फूड है तो उसका क्या अर्थ होगा। तो उसका अर्थ होगा खाद्य सामग्री पर गलत या भ्रामक लेबल लगा होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसाई के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारियों में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन पहला है लाइसेंस देना, दूसरा ऑप्शन है निरीक्षण करना, तीसरा ऑप्शन है सैंपल एकत्र करना एंड लास्ट ऑप्शन है अभियोजन प्रारंभ करना। तो जो फसाई के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी है तो उनकी कौन सी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसेंस देना। क्या हो जाएगा, लाइसेंस
देना। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए है तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उस पर ऐड हो जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध में पानी की मिलावट का पता कैसे लगाया जा सकता है? ऑप्शन पहला है लाल लिटमस पेपर से, दूसरा ऑप्शन है दूध की मोटाई देखकर, तीसरा ऑप्शन है लैक्टोमीटर से एंड लास्ट ऑप्शन है नीले पेपर से। तो जो दूध में पानी की मिलावट होती है वो कैसे पता लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर से। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो जाता है, और ज़्यादातर जैसे दूध में पानी की मिलावट का पता करने के लिए लोग बाग घरों में भी इसका उपयोग करते हैं, और इसको लैक्टोमीटर से आप ऐसे भी इसको कनेक्ट करके देख सकते हो, तो ये बन ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FSS रूल्स 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सैंपल भेजने के लिए कितने नमूने लेने होते हैं? तो ऑप्शन पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 एंड लास्ट ऑप्शन है 3। तो इसका आंसर क्या होगा? कितने नमूने लेने होते हैं सैंपल भेजने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या? 4। तो 4 नमूने लेने होते हैं सैंपल भेजने के लिए 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फसाई के तहत अपराध नहीं है? ऑप्शन पहला है मिलावट, दूसरा ऑप्शन है गलत ब्रांडिंग, तीसरा ऑप्शन है पंजीकरण ना होना एंड लास्ट ऑप्शन है उत्पाद की कीमत ना लिखना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद की कीमत ना लिखना। अगला क्वेश्चन है, फसाई अधिनियम की धारा 26 किसकी जिम्मेदारी तय करती है? ऑप्शन पहला है खाद्य निरीक्षक, दूसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर एंड लास्ट ऑप्शन है राज्य खाद्य आयुक्त। तो धारा 26 में क्या प्रावधान है? तो धारा 26 बताती है खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर। क्या बताती है? खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर। तो मैंने पहले भी बताया कि धारा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको धारा भी याद करनी है। अगर आपको धारा ट्रिक के द्वारा याद करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम लोग ट्रिक के द्वारा उसको ईजी करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फसाई के अधिनियम के अंतर्गत अनसेफ फूड की श्रेणी में आता है? ऑप्शन पहला है जिसकी पैकिंग सुंदर ना हो, दूसरा ऑप्शन है जिसमें प्राकृतिक रंग हो, तीसरा ऑप्शन है जो खाने योग्य ना हो या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो एंड लास्ट ऑप्शन है जिसका स्वाद अच्छा ना हो। तो जो अनसेफ फूड है वो किसकी श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो खाने योग्य ना हो या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसाई अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत खाद्य विश्लेषक नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन पहला है धारा 40, दूसरा ऑप्शन है धारा 45, तीसरा ऑप्शन है धारा 26 एंड लास्ट ऑप्शन है धारा 30। सो मैंने पहले भी बताया है कि धारा याद करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा धारा 45। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से
कौन सी खाद्य पदार्थों में मिलाई जाने वाली आम मिलावट है? तो ऑप्शन पहला है चीनी में सफ़ेद पाउडर, दूसरा ऑप्शन है आटे में चॉक पाउडर, तीसरा ऑप्शन है दूध में डिटर्जेंट एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य अपमिश्रण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी नहीं आती? तो ऑप्शन पहला है जानबूझकर मिलावट, दूसरा ऑप्शन है आकस्मिक मिलावट, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी मिलावट एंड लास्ट ऑप्शन है पर्यावरणीय मिलावट। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तकनीकी मिलावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? ऑप्शन पहला है लाइसेंस जारी करना, दूसरा ऑप्शन है निरीक्षण करना, तीसरा ऑप्शन है खाद्य सैंपल लेना एंड लास्ट ऑप्शन है नियम उल्लंघन पर रिपोर्ट बनाना। तो इसमें से कौन सी जिम्मेदारी नहीं है खाद्य सुरक्षा अधिकारी की? तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी की लाइसेंस जारी करना जिम्मेदारी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसाई अधिनियम के तहत मिस ब्रांडिंग का अर्थ क्या है? क्या पूछा है? मिस ब्रांडिंग का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन पहला है गलत तरीके से नामकरण, दूसरा ऑप्शन है ब्रांड नाम की नकल, तीसरा ऑप्शन है भ्रामक जानकारी देना एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मिस ब्रांडिंग का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो देखो, गलत तरीके से नामकरण, ये भी मिस ब्रांडिंग होगी। ब्रांड का नाम की नकल, तो ये भी गलत है। भ्रामक जानकारी देना, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये तीनों ही मिस ब्रांडिंग का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा खाद्य अपमिश्रण दूध में नहीं पाया जाता? ऑप्शन पहला है डिटर्जेंट, दूसरा है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है पिसा हुआ कांच एंड लास्ट ऑप्शन है पानी। तो जो अपमिश्रण दूध है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पिसा हुआ कांच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर होती है? तो ऑप्शन पहला है FBO, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन है फसाई एंड लास्ट ऑप्शन है जिला कलेक्टर। तो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर होती है? इसका आंसर होगा राज्य सरकार। क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड रुकेंगे। फसाई नियमों के अनुसार सैंपलिंग के समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी कितने प्रतिरूप सैंपल तैयार करता है? ऑप्शन पहला है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 एंड लास्ट ऑप्शन है 5। तो सैंपलिंग के समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी कितने प्रतिरूप सैंपल तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग ऐड हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा दंडनीय अपराध है? ऑप्शन पहला है लेवल पर 100% शुद्ध लिखना लेकिन ऐसा ना हो,
दूसरा ऑप्शन हो जाता है फसाई नंबर का उल्लेख करना। तीसरा ऑप्शन है वेज या नॉन वेज लोगों का प्रयोग। एंड लास्ट ऑप्शन है उपयोग की अंतिम तिथि देना। तो जो दंडनीय अपराध है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लेबल पर 100% शुद्ध लिखना लेकिन ऐसा ना हो, क्योंकि फसाई नंबर का उल्लेख करना ये तो होगा नहीं, वेज नॉन वेज लोगों का प्रयोग ये भी नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, ये तो ज़रूरी है लिखना, और उपयोग की अंतिम तिथि ये भी अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लेबल पर 100% शुद्ध लिखना लेकिन ऐसा ना हो। लिख तो देते हैं कि 100% शुद्ध हो, पर ऐसा होता नहीं है, तो ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसाई अधिनियम के संदर्भ में नोटिफाइड स्टैंडर्ड की परिभाषा क्या है और फूड बिजनेस ऑपरेटर को इसके अनुपालन में किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन पहला है केवल पैकेजिंग के विन्यास का पालन। दूसरा ऑप्शन है वह मानक जिसे फसाई द्वारा जारी किया गया हो और जिसका पालन अनिवार्य हो। तीसरा ऑप्शन है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानक का चयन करना। एंड लास्ट ऑप्शन है सिर्फ आंतरिक गुणवत्ता परीक्षण करना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा वह मानक जिसे फसाई द्वारा जारी किया गया हो और जिसका पालन अनिवार्य हो। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। तो जो FBO है, तो FBO को फसाई द्वारा नोटिफाइड किए गए मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसाई रूल्स 2006 के अंतर्गत गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का क्या महत्व है? तो ऑप्शन पहला है केवल उत्पादन लागत में कटौती के लिए। दूसरा ऑप्शन है स्वच्छता, गुणवत्ता नियंत्रण और संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है लाइसेंस शुल्क में छूट हेतु। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल विपणन रणनीतियों के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो ये GMP का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्वच्छता, गुणवत्ता नियंत्रण और संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए। और जो GMP है ना, तो GMP का उद्देश्य स्वच्छता और गुणवत्ता नियंत्रण के उच्च मानकों को कायम रखना, जिससे खाद्य अपमिश्रण और मिसब्रांडिंग की संभावना न्यूनतम हो जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसब्रांडिंग के मामले में फसाई द्वारा निर्धारित मानकों में से फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन पहला है उत्पाद के लेबल पर उपयोग किए गए रंगों का आकर्षण। दूसरा ऑप्शन है उत्पाद की सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी एवं वैधता की स्पष्टता। तीसरा ऑप्शन है केवल ब्रांड लोगों का आकार। एंड लास्ट ऑप्शन है लेबल पर केवल कंपनी का पता देना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्पाद की सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी एवं वैधता की स्पष्टता। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। तो जो मिसब्रांडिंग है ये तब होता है जब लेबल पर दी गई जानकारी भ्रामक या गलत होती है। इसीलिए सामग्री, पोषण विवरण, प्रयोग की विधि, एक्सपायर डेट आदि की स्पष्टता अनिवार्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य अपमिश्रण की जांच में अक्सर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री सहित रासायनिक विश्लेषण, माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण तथा सेंसरी टेस्ट का संयोजन क्यों किया जाता है? ऑप्शन पहला है केवल
लागत में कटौती करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता की राय को प्राथमिकता देने के लिए। तीसरा ऑप्शन है अपमिश्रण के विभिन्न पहलुओं, रासायनिक, जीवाणुजनक तथा संवेदनशीलता का समग्र आकलन करने के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अपमिश्रण के विभिन्न पहलुओं जैसे रासायनिक, जीवाणुजनक तथा संवेदनशीलता का समग्र आकलन करने के लिए। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगी। तो इसमें जो खाद्य अपमिश्रण को पहचानने के लिए एकाधिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है ताकि मिलावट की रासायनिक संरचना, माइक्रोबायोलॉजिकल जोखिम गुणों को समुचित मूल्यांकन दे सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान सैंपलिंग प्रोटोकॉल का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? ऑप्शन पहला है केवल उच्च मूल्य वाले उत्पादों का नमूना लेना। दूसरा ऑप्शन है प्री डिफाइंड मानकों के अनुसार यादृच्छिक और पर्याप्त मात्रा में नमूने एकत्र करना। तीसरा ऑप्शन है केवल मौसमी नमूनों पर ध्यान देना। एंड लास्ट ऑप्शन है निरीक्षण समाप्ति के बाद नमूनों को यादृच्छिक रूप से चुनना। तो इसका जो सैम्पलिंग प्रोटोकॉल है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा माना जाता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा प्री डिफाइंड मानकों के अनुसार यादृच्छिक और पर्याप्त मात्रा में नमूने एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही शानदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसाई अधिनियम की धारा 56 में किस प्रकार के दंड निर्धारण का प्रावधान किया जाता है? ऑप्शन पहला है केवल आर्थिक दंड। दूसरा ऑप्शन है आर्थिक दंड के साथ साथ लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण और जेल सजाएं। तीसरा ऑप्शन है केवल चेतावनी पत्र जारी करना। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल व्यावसायिक सलाह देना। तो देखो फ्रेंड्स, इसके जो धाराएं हैं तो धाराएं से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको धाराएं महत्वपूर्ण है तो आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि पेपर में कोई भी धारा आ सकती है और बहुत सारी धाराएं पूछी भी जाती हैं। तो आपको जो हमने PYQ देखे हैं तो उसमें भी बहुत सारी धाराएं पूछी हैं, उन्हीं से हम यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आपको ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा आर्थिक दंड के साथ साथ लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण और जेल सेवाएं। तो धारा 56 में उल्लंघन करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर पर आर्थिक दंड और जो उनका लाइसेंस होता है उनको निरस्त और गंभीर मामलों में सजा का प्रावधान है। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 56 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड। हाँ, खाद्य लेबलिंग के संदर्भ में एक्सपायर डेट का निर्धारण किस वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन पहला है केवल निर्माण तिथि पर निर्भर करते हुए। दूसरा ऑप्शन है उत्पाद की माइक्रोबायोलॉजिकल स्थिरता, संरक्षित गुण और पैकेजिंग सामग्री के आधार पर। तीसरा ऑप्शन है केवल उपभोक्ता प्रतिक्रिया के आधार पर। एंड लास्ट ऑप्शन है सिर्फ विपणन रणनीति के अनुसार। तो जो एक्सपायरी डेट का निर्धारण है वो किस वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद की माइक्रोबायोलॉजिकल स्थिरता, संरक्षित गुण और पैकेजिंग सामग्री के आधार पर। अगला क्वेश्चन है।
खाद्य अपमिश्रण के आकस्मिक मिलावट के प्रमुख कारण में से किसे माना जाता है? ऑप्शन पहला है जानबूझकर मिलावट करना। दूसरा ऑप्शन है उत्पादन प्रक्रिया में त्रुटियां या तकनीकी खामियां। तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता की अवहेलना। एंड लास्ट ऑप्शन है विपणन में धोखाधड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा है आकस्मिक मिलावट के प्रमुख कारण, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, उत्पादन प्रक्रिया में त्रुटियां या तकनीकी खामियां। तो जो आकस्मिक मिलावट है तो उन तकनीकियों त्रुटियों या उत्पादन प्रक्रिया में हुई अनपेक्षित खामियों के कारण होती है। कौन सी? अनपेक्षित खामियों के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ द्वारा तैयार नॉन कॉम्प्लायंस रिपोर्ट में किन तत्वों को शामिल करना अनिवार्य है? ऑप्शन पहला है केवल निरीक्षण की तिथि। दूसरा ऑप्शन है निरीक्षण का स्थान, उल्लंघनों का विवरण, संबंधित प्रमाणिक दस्तावेजों के संदर्भ एवं सुधारात्मक सिफारिशें। तीसरा ऑप्शन है केवल फूड बिजनेस ऑपरेटर का नाम। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा निरीक्षण का स्थान, उल्लंघनों का विवरण, संबंधित प्रमाणिक दस्तावेजों के संदर्भ एवं सुधारात्मक सिफारिशें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ खाद्य अपमिश्रण में आमतौर पर मिलाया नहीं जाता है क्योंकि इसके स्वास्थ्य पर अत्यधिक दुष्प्रभाव होते हैं? ऑप्शन पहला है पानी। दूसरा ऑप्शन है बोरिक एसिड। तीसरा ऑप्शन है अशुद्ध तेल। एंड लास्ट ऑप्शन है हाइपोक्लोराइट। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, पानी तो होगा नहीं, अशुद्ध तेल भी नहीं होगा, अब रह गए हैं बोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोराइट। तो इन दो ऑप्शंस में से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड। क्या होगा? बोरिक एसिड। जो बोरिक एसिड है एक अत्यंत हानिकारक रासायनिक पदार्थ है जिसके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम होते हैं। तो इसका आंसर होगा बोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है फसाई अधिनियम की किस धारा में इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी करने का प्रावधान है? ऑप्शन पहला है धारा 31। दूसरा ऑप्शन है धारा 32। तीसरा ऑप्शन है धारा 34। एंड लास्ट ऑप्शन है धारा 55। तो जो इम्प्रूवमेंट नोटिस है तो वो जारी करने का प्रावधान किस धारा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 32। क्या होगा? धारा 32। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपको धाराएं ट्रिक के माध्यम से याद करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम धाराओं को ट्रिक के माध्यम से भी करा देंगे जो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। क्योंकि धाराएं याद नहीं होती, इतनी सारी धाराएं कहाँ तक बच्चे याद करेंगे, तो धारा ट्रिक के माध्यम से याद करवा दी जाएंगी। आप कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको किसकी धाराएँ याद करवानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ मिर्च पाउडर में मिलाया जाता है जो कैंसर जनक माना जाता है? तो ऑप्शन पहला है स्टार्च। दूसरा ऑप्शन है चॉक पाउडर। तीसरा ऑप्शन है सूडान डाई। एंड लास्ट ऑप्शन है पीला रंग। तो मिर्च पाउडर में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है जो कैंसर के लिए माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूडान डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैंपलिंग के दौरान 4 नमूने लिए जाते हैं, उनमें से एक नमूना किसे भेजा जाता है? तो ऑप्शन पहला है एफबीओ को। दूसरा ऑप्शन है रेफरल लैब में। तीसरा ऑप्शन है राज्य खाद्य प्रयोगशाला में। एंड लास्ट ऑप्शन है पुलिस स्टेशन में। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा राज्य खाद्य प्रयोगशाला।
अगला क्वेश्चन है, मिसब्रांडिंग की स्थिति में अधिकतम आर्थिक दंड कितना लगाया जा सकता है? ऑप्शन पहला है 10,000, दूसरा ऑप्शन है 1,00,000, तीसरा ऑप्शन है 3,00,000 एंड चौथा ऑप्शन है 5,00,000 रुपये। तो जो मिसब्रांडिंग है तो उसमें आर्थिक दंड कितना लगाया जा सकता है? इसमें अधिकतम आर्थिक दंड पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर होगा 1,00,000 रुपये। कितना? 1,00,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कर्तव्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का नहीं है? ऑप्शन पहला है खाद्य निरीक्षण करना, दूसरा ऑप्शन है खाद्य विश्लेषण करना, तीसरा ऑप्शन है नमूना संग्रह करना एंड लास्ट ऑप्शन है सुधारात्मक आदेश देना। तो इनमें से कौन सा कर्तव्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नमूना संग्रह करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा लेबलिंग अनिवार्यता नहीं है? तो ऑप्शन पहला है फसाई लाइसेंस नंबर, दूसरा ऑप्शन है पोषण सूचना, तीसरा ऑप्शन है ब्रांड एम्बेसडर का नाम एंड लास्ट ऑप्शन है बेस्ट बिफोर तारीख। तो जो लेबलिंग है तो उसकी अनिवार्यता नहीं है, तो इसका आंसर होगा फसाई लाइसेंस नंबर। क्या होगा? फसाई लाइसेंस नंबर अनिवार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धारा के अंतर्गत लाइसेंस रद्द किया जा सकता है? मैंने पहले भी बताया कि धाराएं PYQ में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, तो आप इसको याद कर लेना। तो हाँ, अपन ने इसके ऑप्शंस नहीं देखे हैं, तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है धारा 32, दूसरा ऑप्शन है धारा 36, तीसरा ऑप्शन है धारा 39 एंड लास्ट ऑप्शन है धारा 38। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा धारा 39। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अपमिश्रण की श्रेणी नहीं है? ऑप्शन पहला है आकस्मिक, दूसरा ऑप्शन है जानबूझकर, तीसरा ऑप्शन है मानक आधारित एंड लास्ट ऑप्शन है पर्यावरणीय। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर होगा आकस्मिक। क्या होगा? एक्सीडेंटल या आकस्मिक। क्या होगा? आकस्मिक या एक्सीडेंटल आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एडल्टरेंट खाद्य तेल में मिलाया जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है? तो ऑप्शन पहला है केरोसिन, दूसरा ऑप्शन है कास्टिक सोडा, तीसरा ऑप्शन है राइस ब्रान ऑयल एंड लास्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा केरोसिन। क्या होगा? केरोसिन। अगला क्वेश्चन है, फसाई नियमों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी किस नियम के तहत नमूना संग्रह करता है? तो ऑप्शन पहला है रूल 2.1.1, दूसरा ऑप्शन है रूल 2.2.2, तीसरा ऑप्शन है 2.3.1 एंड लास्ट ऑप्शन है 3.1.1। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रूल 2.2.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 18(1)(c) का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है खाद्य अपमिश्रण की अनुमति देना, दूसरा ऑप्शन है फूड सेफ्टी के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन है
ट्रेड प्रमोशन एंड लास्ट ऑप्शन है उपभोक्ता को सजा देना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा ट्रेड प्रमोशन। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सेशन में हमने 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।